वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बेटा आज का जो टॉपिक है वो बहुत बेसिक टॉपिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट बेसिक से होगा, धीरे 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 बढ़ता निकल जाएगा आगे। ठीक है, तो कहने को तो नाम आपका बजट लाइन ही है। बजट लाइन कह दीजिए, बजट कंस्ट्रेंट कह दीजिए, वन एंड द सेम थिंग। तो बेसिक चीजें आपको पता है, लाइक कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग टू गुड्स हैविंग सम प्राइस सेट, हैविंग सम इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ये सारी बातें आपको पता है, ये सब मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। थोड़ा सा इसके बियॉन्ड निकल जाते हैं। बेटा जब भी हम किसी बजट लाइन की बात करते हैं तो तीन पैरामीटर्स का जिक्र किया जाता है। लाइक गुड आप एक्स वाई कह दीजिए, एक्स वन एक्स टू कह दीजिए, ए बी, जो आपका मन करे वो आप नाम ले सकते हो। लाइक सपोज अगर आपने कहा जी मेरे पास गुड्स है एक्स वाई, तो जो प्राइस वेक्टर होगा, कभी कभार टर्म आएगी प्राइस वेक्टर, तो प्राइस वेक्टर क्या होगा? प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई, तो दिस विल बिकम द प्राइस वेक्टर। आप कहोगे जी गुड वन गुड टू है तो एक्स वन एक्स टू, तो इनका प्राइस सेट क्या होगा? पी वन पी टू। कहते हैं हमको क्या लिखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसके अंदर लिखा होगा, आप अपनी मर्जी से नहीं लिखेंगे। मनी इनकम को स्मॉल एम से भी रिप्रेजेंट करेंगे, कभी कभी जरूरत पड़ेगी तो कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चन हमको चेंज करेगा वैसे वैसे हम चीजों को चेंज करते रहेंगे। ठीक है, तो जनरली मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि वी हैव टू गुड्स, गुड वन गुड टू आप कह दीजिए, या गुड एक्स गुड वाई, आप जो मर्जी कह सकते हैं। तो मैंने कहा भाई दो गुड्स है मेरे पास, एक गुड एक्स है, एक गुड वाई है। दोनों के लिए प्राइस सेट जो है दैट इज प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई। मनी इनकम को रिप्रेजेंट किया स्मॉल एम से। इनकम की दो कैटेगरी होती है, एक होती है मनी इनकम और एक होती है रियल इनकम। सबको पता होगा इतनी बात। एक होती है मनी इनकम, एक होती है रियल इनकम। फटाफट से डिफरेंस समझ लेते हैं। भाई आपने बोला कि मेरे पास 1,000 रुपए खर्च करने के लिए, कहते ठीक है, दिस इज सेट टू बी द मनी इनकम। और मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म में बात करूंगा तो इट इज अ नॉमिनल वेरिएबल। ठीक है, नॉमिनल वेरिएबल है। ठीक है, जब आप इससे कोई कमोडिटी परचेज करने जाओगे, फॉर एग्जांपल आपने कहा जी एक्स जो है वो क्या है, कहता है आपने कहा जी एक्स एक पेप्सी है और इसका जो प्राइस है वो 10 रुपए यूनिट है। तो इफ यू विल स्पेंड एंटायर ऑफ योर मनी इनकम एक्सक्लूसिवली ऑन गुड एक्स दैट इज पेप्सी, हाउ मच यूनिट्स यू कैन परचेज? 100 यूनिट्स। तो आपसे पूछे कि आप यूनिट्स कितने परचेज कर सकते हैं, आप कहते हैं जी 100 यूनिट्स ऑफ पेप्सी। तो 100 यूनिट्स ऑफ पेप्सी जो है दिस इज सेड टू बी द रियल इनकम। तो ये रियल इनकम है। और ये रुपीज में जो थी ये क्या थी बेटा हमारे पास? मनी इनकम। तो इनकम की दो कैटेगरी है मेरे पास, एक रियल एक मनी। और अगर मैक्रो में आपने सेमेस्टर 2 में पढ़ा है तो नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी कहते थे। नॉमिनल जीडीपी क्या, जो रुपीज में एक्सप्रेस कर रहे हो। रियल जीडीपी क्या, जो परचेजिंग पावर है। नॉमिनल वेज, रियल वेज, समझते हैं वही चीज यहाँ पर है। तो जो मॉनेटरी वैल्यूज में एक्सप्रेस की जा रही है इन टर्म्स ऑफ करेंसी, इट नॉट इंडिया में है तो हम आईएनआर की बात कर रहे हैं, कोई और कंट्री में पढ़ा रहा होता तो फिर उस करेंसी की हम बात करते। और उस पैसों से, उस करेंसी से, उस यूनिट्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू से जो आप कमोडिटीज परचेज कर पाएंगे, जैसे 100 यूनिट्स ऑफ पेप्सी परचेज कर पाएंगे, दिस हैड टू बी द व्हाट? रियल इनकम। अब जब किसी कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है, लेट्स सपोज इसका प्राइस कम होके 5 हो गया, पैसे उसके पास 1,000 ही है। आज वो अगर पेप्सी खरीदने जाएगा तो मैक्सिमम कितनी खरीद पाएगा? पहले 100 ले पाता था, अब वो 200 ले पाएगा। तो द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी फॉल्स, द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज। मनी इनकम में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ये बात सबको समझ में आती है? तो मनी इनकम और रियल इनकम दो अलग अलग टर्म्स हमारे पास आएगी। एक छोटा सा एक इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, आपको पता होगा ये। एक्सपेंडिचर ऑन गुड एक्स की अगर मैं बात करता हूँ दैट इज प्राइस ऑफ एक्स इनटू में क्वांटिटी ऑफ एक्स। एक्सपेंडिचर ऑन गुड वाई विच इज प्राइस ऑफ वाई इनटू में क्वांटिटी ऑफ गुड वाई। एंड इफ यू आर स्पेंडिंग एंटायर ऑफ योर मनी इनकम दैट योर टोटल एक्सपेंडिचर विल बी इक्वल टू योर मनी इनकम। तो नाउ दिस विल बिकम द इक्वेशन ऑफ द बजट लाइन। ठीक है, ये आपने अपने स्कूल लेवल में बचपन से सीखी हुई है, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। बस मैं यहाँ पे कुछ छोटी सी चीज एक ऐड ऑन करवाना जरूर चाहूंगा। बेटा जब मैं एक्सिस पे आ गया, मैंने गुड एक्स यहाँ लिखा, गुड वाई यहाँ लिखा। इसमें हमको पता है फंक्शन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों? हम इसकी स्लोप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डिवाइड बाय डीएक्स करके, सिंपली डिवाइड बाय डीएक्स इज द स्लोप। हाँ जी, तो आई डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो प्राइस ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया, प्राइस ऑफ वाई, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स आ गया, इनकम का डेरिवेटिव 0 आ गया। तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई मेरे पास दैट इज माइनस प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। तो स्लोप जो हुई मेरे पास बजट लाइन की, स्लोप ऑफ बजट लाइन इज व्हाट? माइनस प्राइस रेशियो पी एक्स अपॉन पी वाई। तो प्राइस रेशियो जो हमारे पास यहाँ पे इसकी स्लोप आ गई है। इंटरसेप्ट क्या बनते हैं? विच इज एम अपॉन में पी एक्स एंड एम अपॉन पी वाई। इट इज अ वेरी बेसिक थिंग।
एंड स्लोप जो है इसकी वो है माइनस ऑफ प्राइस रेशियो। वी विल ऑलवेज कंसीडर द एब्सोल्यूट वैल्यू। नेगेटिव सिर्फ इसलिए कि फंक्शन डाउन स्लोपिंग, अदरवाइज इसका कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ये हुई जी बेसिक बात। अब थोड़ा सा मैं मूव करता हूँ, और प्लीज ध्यान से कोशिश करिएगा समझने की। एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है सीधा एग्जामिनेशन क्वेश्चन करा, ध्यान से देखिए प्लीज। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग सब समझते हैं ना, क्या होता है एवरीबॉडी? हाँ जी, क्या मतलब होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से, क्या मतलब होता है बताइए प्लीज, एनीवन? व्हाट इज मीनिंग ऑफ Cost of the अपॉर्चुनिटी? alternate. बेटा मेरी क्लास में बिना हैंड रेस करे नहीं बोलेंगे, आप हैंड रेस करेंगे फिर मैं आपका नाम लूंगा फिर आप बोलेंगे। आदि जी बोलिए प्लीज। Sorry, sir. Cost of कोई the बात। sir, opportunity cost is just the cost of the alternative for that. अगर चलो प्रिया प्रियावी जी बताएंगे हमें। Sir, like the cost of the next best opportunity. जैसे हम एक चॉइस देखो बनाए, उसका नेक्स्ट बेस्ट चॉइस हो। जिस चीज की डेफिनेशन बोल रहे हैं वो टर्म नहीं आ सकती। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आप अपॉर्चुनिटी ओके टर्म नहीं यूज कर सकते। आप ओके बोलना ओके। चाह रहे थे द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर, दिस इज द हाँ सर, डेफिनेशन रिटन इन द यस सर, संदीप वर्मा लिखी हुई यस। है। तो सबने याद करी हुई है ना। तो अगर एक लैंड है तो अगर हम हॉस्पिटल बनाएंगे तो प्ले ग्राउंड विल बी बिकम द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लाइक दिस। हाँ, ऐसे कुछ एग्जांपल्स है। चलिए मैं यहाँ बजट लाइन के ऊपर आके छोटा सा डिस्कशन आपसे करता हूँ। अगर आप एक्स की एक यूनिट को इंक्रीज करेंगे, इफ यू वुड लाइक टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स बाय 1 यूनिट, यू हैव टू सेक्रीफाइस द कंजम्पशन ऑफ अदर गुड। राइट, एग्री करते हो? तो एक्स की एक यूनिट को बढ़ाने के लिए वाई को आप कितना सेक्रीफाइस करने वाले हैं, ये भी बजट लाइन की स्लोप ही हमको बताती है, और ये हमको डिराइव करना है। ये बात हमें अभी डिराइव करनी है, तो इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं एक फंक्शन यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, लुक एट द स्क्रीन प्लीज। मैंने कहा एक मेरे पास बजट लाइन है ए बी, यहाँ गुड एक्स लिखा है, यहाँ गुड वाई लिखा है। आपके पास एक, मान लीजिए आप पॉइंट ए पर है, कुछ यूनिट्स एक्स और वाई के आप ऑलरेडी कंज्यूम करते हैं, x1 वाई। ठीक है, बजट लाइन की मैंने इक्वेशन लिख दी। प्लीज लुक एट द स्क्रीन एवरीबॉडी, प्लीज स्टॉप राइटिंग, इधर देखिए। मैंने कहा भैया प्राइस ऑफ एक्स इनटू में क्वांटिटी ऑफ एक्स, दैट इज x1, प्लस प्राइस ऑफ वाई, क्वांटिटी ऑफ वाई इज y1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, कंज्यूमर कहता है जी मुझे एक्स का एक यूनिट इंक्रीज करना है। कर कितना सकते हैं हम, सिंपलिसिटी के लिए 1 यूनिट लेके चलते हैं, बिकॉज लोग को कैलकुलेट करने के लिए स्मॉल चेंज चाहिए होते हैं। तो स्मॉल का मतलब हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि फ्रैक्शंस में गुड नहीं मिलेंगे फॉर द टाइमिंग हमें। हम 1 यूनिट अगर हम इसका इंक्रीज करते हैं, तो वो कहता है ठीक है जी हम 1 यूनिट इसका इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप x2 कर दीजिए, और एंड दिस विल बिकम y2। तो पॉइंट बी भी हमारा इसी पे एग्जिस्ट करेगा, डेफिनेटली इसी पे एग्जिस्ट करने वाला है। तो हमने कहा भाई ठीक है, x के बदले हमने क्या रख दिया, हम x को इंक्रीज करना चाहते हैं, प्लस डेल्टा x कर दिया, x1 प्लस डेल्टा x, y1 प्लस डेल्टा y। अब बच्चा बस यहाँ पे कहते हैं सर आप इसको प्लस मत करो, आप इसे माइनस करिए। मैं कहता हूँ माइनस क्यों करूँ? कहते सर ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस नहीं हो। तो मैं यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, समझना क्या लिख रहा हूँ। इफ कंज्यूमर वुड लाइक टू इंक्रीज units of x by delta x, he has to sacrifice units of y by delta y। तो कहता है अगर आप x को डेल्टा x से बढ़ाओगे तो y आपको डेल्टा y से कम करना पड़ेगा। जब हमने यहीं पर वर्ड लगा दिया है सेक्रीफाइस, तो इसका क्या मतलब है, डेल्टा y अपने आप में ही नेगेटिव, डेल्टा y अपने आप में ही क्या है बच्चे, नेगेटिव है। ये बात सबको समझ में आती है जी? हाँ जी। यस सर। तो यहाँ पे प्लीज डेल्टा में मत लगाइएगा, ठीक है? यहाँ पे पॉजिटिव डेल्टा वाई आएगा, नेगेटिव मतलब डेल्टा वाई की खुद की ही वैल्यू नेगेटिव है। अब इस ब्रैकेट को मैं ओपन कर देता हूं, तो px इंटू एक्स वन प्लस पी एक्स इंटू डेल्टा एक्स
plus py into y1 plus py into delta y is equals to money income. This is my equation number 1. This is my equation number 2. Subtract 1 from 2. तो RHS कैंसिल आउट हो जाएंगे जी, जो सिमिलर टर्म्स है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हम क्या बचेगा हमारे पास, px इंटू डेल्टा एक्स प्लस py इंटू डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0। एवरीबडी प्लीज ऑब्जर्व, क्या बचेगा मेरे पास, px इंटू डेल्टा एक्स प्लस py इंटू डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0। बचेगा नहीं बचेगा? हाँ जी। तो यहां से px इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस py इंटू डेल्टा वाई, और px अपॉन py इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। दिस इज दैट। तो यहां से मैं एक स्टेटमेंट इशू करना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा वो स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट बोलने से पहले मुझे ये बताइए, ये लेफ्ट हैंड में क्या लिखा है? स्लोप। Yes, sir. हाँ जी, ये स्लोप लिखी है नहीं लिखी? देखिए ना स्लोप। राइट हैंड में क्या लिखा है? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो अगर आप x का एक यूनिट इंक्रीज करना चाहो, इफ इट इज +1, if it is +1, then you have to sacrifice how much units of y? डेल्टा वाई। इसको आप ऐसे समझना, अब जो समझना इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई इंटू में डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई। डेल्टा वाई का क्या मतलब है? आप y के कितने यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हो, ये तो मतलब डेल्टा y का है। बोलिए, y के कितने यूनिट्स आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, इट इज डेल्टा y, एंड इट इज इक्वल टू व्हाट? प्राइस रेशियो, मतलब स्लोप टाइम्स डेल्टा x। तो अगर आप x का एक यूनिट इंक्रीज करोगे, अगर इसकी वैल्यू 1 है, तो y कितने सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको, जो उस बजट लाइन की स्लोप है। अगर आप x का एक यूनिट इंक्रीज करते हो, तो y कितने यूनिट डिक्रीज करने पड़ेंगे, जितनी उस बजट लाइन की स्लोप होगी। एग्जाम्पल समझिएगा। मान लीजिए मैंने कहा भाई बनी इनकम आपके पास 1000 है, गुड x का प्राइस 10 रुपए है, गुड y का प्राइस 2 रुपए है। ठीक है, आप एक बंडल कंज्यूम करते थे, एक बंडल था, आप x के ऊपर 400 रुपए खर्च करते थे, और 400 रुपए डिवाइड बाय 10 दैट कम्स टू 40। तो 400 रुपए आपने एक्स पे खर्च कर दिए, बाकी बचे हुए 600 रुपए, 600 डिवाइड बाय 2 करोगे दैट कम्स टू 300। तो आप एक बंडल ये परचेज किया करते थे, 40 इंटू 10 400, 300 इंटू 2 600, टोटल कम्स टू 1000। अब इस बजट लाइन की स्लोप अगर मैं कैलकुलेट करूं प्राइस रेशियो के हिसाब से, तो कितनी आई जी, -10/2, दैट कम्स टू -5। कंज्यूमर अगर कहता है जी मेरे को एक्स का एक यूनिट और लेना है, तो कितना बाय सेक्रीफाइस करोगे, कहते हैं 5 यूनिट्स। वैसे भी आप देख लो, अगर आप एक्स का एक और बढ़ाओगे, आप 10 रुपए और खर्च करोगे, 10 रुपए वाई से निकालने के लिए कितने वाई सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, डिवाइड बाय 2 करके 5 सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे? तो यहां से क्वेश्चन बना हमारे पास, एक स्टेटमेंट आई, स्लोप ऑफ बजट लाइन इज नॉट मेयरली प्राइस रेशियो। वो सिर्फ प्राइस रेशियो नहीं है, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझे आप? ये सिर्फ बजट लाइन सिर्फ प्राइस रेशियो, स्लोप जो है वो प्राइस रेशियो को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी रिप्रेजेंट करती है, कि एक्स का एक यूनिट इंक्रीज करने के लिए वाई को कितने सेक्रीफाइस करने हैं, जितना उस बजट लाइन की स्लोप होगी उतने यूनिट्स आपको सेक्रीफाइस करने हैं। ठीक है, आइए एक सवाल लिखते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा प्लीज। लुक एट द स्क्रीन, एवरीबॉडी जस्ट लुक एट द स्क्रीन प्लीज। लिखिए, साथ साथ क्वेश्चन लिखिए मेरे। अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड 10 units of X with
20 units of y or 5 units of x with 40 units of y। ठीक है जी। कहते हैं कंज्यूमर है वो अफोर्ड कर सकता है 10 यूनिट्स ऑफ एक्स विद 20 यूनिट्स ऑफ वाई और 5 यूनिट्स ऑफ एक्स विद 40 यूनिट्स ऑफ वाई। कैलकुलेट स्लोप ऑफ बजट लाइन। कैलकुलेट स्लोप ऑफ बजट लाइन। सेकंड, हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट। नंबर 3, इफ कंज्यूमर स्पेंड entire income on Y, how much units of Y he can purchase? Last, write equation of budget line if price of X is rupees 2 per unit। चलिए जी। मनमीत जी सवाल कर सकते हैं, हैंड रेज है आपका। सर आपने इससे पहले वाली स्लाइड पे कहा था कि डेल्टा वाई इज नेगेटिव। डेल्टा वाई इज नेगेटिव, राइट। तो सर आपने वहां पे ऊपर साइन चेंज क्यों नहीं करा, उसको प्लस ही क्यों रखा? कहाँ पे? यहाँ? सर ऊपर, इससे ऊपर सर। यहाँ? हाँ जी सर, जहाँ आपने सॉल्व करा सब्स्टिट्यूट करने से पहले। देखिए मेरी बात सुनिए, इस पूरे की वैल्यू होगी, देखिए ये ना एक इक्वेशन बन चुकी है हमारे पास, एक आइडेंटिटी है, यस सर। ठीक है, हाँ उसी से ये जी। आया है। लेकिन उसके अलावा ये जो बाद में लिखा है वो एक न्यूमेरिकल डेटा है, उन्हें मत कनेक्ट करिए आप। ओके सर। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। डू दिस क्वेश्चन प्लीज एवरीबडी। जल्दी से, 1 मिनट का टाइम है, फटाफट से क्वेश्चन कीजिए, फटाफट से क्वेश्चन कीजिए, 1 मिनट ओनली। हुआ जी किसी का? करने के बहुत से तरीके हैं, मैथमेटिक्स है, कई सारे तरीके हैं, कोई भी तरीका अप्लाई कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारे तरीके हैं करने के। जल्दी से करिए प्लीज। यार कैमरा ओपन रखिए यार, देखिए इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, ओपन योर वेबकैम्स प्लीज।
इतनी देर का सवाल नहीं है जी, 1 सेकंड का क्वेश्चन था, इतना लंबा क्वेश्चन ही नहीं है ये। डू इट वेरी फास्ट। देव साहब, स्लोप कितनी आ रही है? 4। भक्ति, निष्ठा, आ रही है, हाँ जी, फोर ही आ रही है 4 ही आ रही। निष्ठा जी आपकी? सर, 1/2 आ रही है 1/2। सौम्या? 4। 4। किसी ने भी माइनस वर्ड ही नहीं बोला। स्लोप का भी, हाँ मतलब स्लोप पहली बात तो -4 या -1/2 कुछ बोलना चाहिए। अगर वो आपसे पूछे प्राइस रेशियो बताओ तो यू कैन से 4 और 1/2 जो भी आएगा। बट स्लोप को लिखते समय हम सॉल्व कंपेयर करेंगे तो उसका नेगेटिव हटा देंगे। बट स्पेसिफिकली अगर वो पूछ रहे स्लोप तो यू हैव टू मेंशन नेगेटिव साइन। फटाफट से इधर देखिए प्लीज। 2 तरीके हैं, 2 तरीके समझा रहा हूँ, ठीक है? जो सा पसंद है उससे कर लीजिए, दोनों एक जैसे ही है। लुक एट द स्क्रीन प्लीज। भैया वो कहता है कि ये बंडल है 10x 20y एंड 5,40। यानी आपकी जो भी एक बजट लाइन है, मैं ऐसे रफली एक बजट लाइन बना देता हूँ ऐसे ही समझाने के लिए आपको। ये दोनों बंडल्स जो है हमारे 10,20 एंड 5,40। ऑब्वियसली ये दोनों बंडल इस पे लाया करते होंगे। हाँ जी, आप ए से बी पे चले जाओ या बी से ए पे चले जाइए, जहां आपका मन हो। बताओ किससे जाऊं, ए से बी पे जाऊं या बी से ए पे जाऊं? जैसा आप बोलिए। हमने कहा जी हम ए से बी पर चले गए, तो ए वाले बन जाएंगे x1 y1 और बी वाले बन जाएंगे हमारे पास x2 y2। डेल्टा x कितना है जी मेरे पास? डेल्टा x क्या होता है? x2 माइनस x1 कितना होगा? 5 - 10 दैट कम्स टू व्हाट? 5 -5। एंड डेल्टा y कितना आएगा जी मेरे पास? +20। आप अगर बी से ए पे जाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। इतने फर्क होने खाली हमारे पास। हमने अभी अभी सीखा भाई, डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x किसके बराबर होता है? माइनस प्राइस रेशियो के बराबर होता है। तो डेल्टा y की वैल्यू कितनी है भैया हमारे पास? +20 है। डेल्टा x की वैल्यू कितनी है? -5 है। तो आंसर कितना आ गया मेरे पास? -4। तो प्राइस रेशियो इज माइनस, सॉरी, प्राइस रेशियो 4 है, स्लोप ऑफ बजट इज -4। आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते थे। एक और भी तरीका है मेरे पास, अगर आप उससे करना चाहें तो उससे कर लीजिए। लुक एट द स्क्रीन प्लीज। पे बजट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? कहते हैं प्राइस ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू वाई इज इक्वल टू मनी इनकम। कहता है ये दोनों बंडल्स बजट लाइन पे लाया करते हैं तो दोनों इसको फुलफिल भी करेंगे। एक बार आप 10,20 रख के रख लीजिए, तो एक्स के बदले 10 रखो, वाई के बदले 20 रखो, तो क्या बनेगा मेरे पास? 10px प्लस 20py इज इक्वल टू मनी इनकम। और दूसरी इक्वेशन बनाओगे 5,40 रख के, तो 5px प्लस 40py इज इक्वल टू मनी इनकम। दोनों ही इक्वेशन का RHS RHS इक्वल है, उठा के हम इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा? 10px प्लस 20py इज इक्वल टू 5px प्लस 40py। इसको उठा के सॉल्व कर लीजिए। ये यहाँ पे आएगा तो कितना हो जाएगा? 5px हो जाएगा। ये राइट में जाएगा तो कितना होगा? 20py हो जाएगा। तो प्राइस रेशियो आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, दैट कम्स टू 4।
तो स्लोप मेरे पास हो गई -4। ठीक है जी, दोनों में से जो सा तरीका आपको अच्छा लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट किसी को यहां तक? सेकंड पार्ट आपसे क्या पूछता है, हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट। हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? बेसिकली आपसे ये पूछना चाह रहा है, ये क्या है? m अपॉन में px है ना। क्वेश्चन इज Yes. आस्किंग यू m अपॉन px, दैट्स इट। दो तरीके हैं अगेन मेरे पास करने के, दोनों तरीके समझा देता हूँ। कहता हमें एग्जाम में कौन सा करके आना है, जोन सा दिमाग में क्लिक कर जाए, दोनों मैथमेटिक्स ही है, कोई भी कर सकते हैं। एक तरीका देखो, आसान वाला तरीका, भाई ये पॉइंट कोई सी है, इधर इधर देखिए एक बार, यहाँ पे फोर श्योर वाई की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। फोर श्योर वाई की वैल्यू क्या होगी जी? 0 होगी। एक्स की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, और जो एक्स की वैल्यू है वही क्या है? m अपॉन पी एक्स होगा। मुझे वही तो कैलकुलेट करना है। मैंने कहा चलो जी मैं ए से सी पे चलता हूँ। जब मैं ए से सी पे जाऊंगा तो एक्स इंक्रीज हो रहा है, तो डेल्टा एक्स मेरे पास पॉजिटिव होगा, कितना है पता नहीं। डेल्टा वाई मेरे पास नेगेटिव होगा, डेफिनेटली कितना नेगेटिव हो गया जी? -20 हो गया, राइट। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है? -4। वो तो हमें पता ही है स्लोप के हिसाब से। बोलिए, स्लोप के हिसाब से पता है ना -4 है। और इस डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी पता लग गई हमें? -20 पता लग गई। तो बताइए यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो ये कितना आ गया? 10 + 5 दैट कम्स टू 15। समझे? हाँ जी। यस सर। एक और तरीका है मेरे पास, इक्वेशन से किसी को करना है तो इधर देखिए, प्लीज लुक एट द स्क्रीन। इन दोनों में से जोन सी इक्वेशन आपको उठानी उठा लो। मैंने सपोज करो ई वाली इक्वेशन उठा ली। क्या निकालना चाहते हो? m अपॉन पी एक्स। क्या निकालना चाहते हो? m अपॉन पी एक्स निकालना चाहते हो ना? हाँ जी। इस इक्वेशन को या किसी भी राइट वाली इक्वेशन डिवाइड बाय पी एक्स कर दीजिए। m अपॉन पी एक्स निकालना चाहते हो, डिवाइड बाय पी एक्स कर दिया। तो ये हो गया 10 + 20 पी वाई अपॉन में पी एक्स इज इक्वल टू m अपॉन पी एक्स। क्या ठीक है? इसकी वैल्यू कितनी है? ये प्राइस रेशियो का रेसिप्रोकल लगा है, तो इसकी वैल्यू 1/4 हो जाएगी। हाँ जी, इसकी वैल्यू 1/4 हुई, तो ये कट के 5 आ गया, तो 10 + 5 15 हो गया। तो m अपॉन पी एक्स 15 आ गया। ऐसे निकाल लो जैसे तुम्हारा मन हो। ओके, से समथिंग यार, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा ये? यस सर। Yes, sir. अब सिमिलरली आपको निकालना है जी वर्टिकल इंटरसेप्ट। क्या पूछा है? अगर सारा का सारा पैसा किस पे खर्च कर दिया जाए? वाई पे खर्च कर दिया जाए तो कितने यूनिट्स वाई के ले पाओगे? तो वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है? m अपॉन पी वाई पूछना चाह रहा है जी। तो m अपॉन पी वाई जैसे ये निकाला है वैसे वो निकाल लीजिए। बस क्या करिए, इस बार इसी इक्वेशन उठा के किससे डिवाइड कर देंगे? प्राइस ऑफ वाई से डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड बाय पी वाई किया मैंने इसी इसी इक्वेशन को, डिवाइड बाय पी वाई किया। तो 10 पी एक्स अपॉन पी वाई + 20 इज इक्वल टू m अपॉन पी वाई। प्राइस रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई जी? 4। 4 × 10 40, 40 + 20 दैट कम्स टू 60। ओके, तो ये हो गया 0,60। तो वर्टिकल इंटरसेप्ट कितना है मेरे पास? 60 है। हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट कितना है मेरे पास? 15 है। यहां तक कोई डाउट है किसी को तो प्लीज पूछ सकते हैं जी। चौथा पार्ट क्या कहता है? राइट द इक्वेशन ऑफ बजट लाइन द प्राइस ऑफ एक्स इज 2। अच्छा, कुछ कुछ हमारे हिंदुस्तान में समझदार लोग हैं, वो इस 2 रुपीज का जो प्राइस गिवन है आप पार्ट 2 या पार्ट 3 या पार्ट 1 में यूज नहीं कर सकते। जो जनरल इंफॉर्मेशन होती है दैट कैन बी यूज इन एनी पार्ट। जो पार्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है वो किसी दूसरे पार्ट में आप यूज नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? तो जैसे यहाँ पे प्राइस आपको 2 गिवन है तो आप 1 2 3 में इसको यूज नहीं कर सकते हो। ये इंफॉर्मेशन सिर्फ स्पेसिफिकली पार्ट नंबर 4 के लिए गिवन है। देखो जी, हमें इक्वेशन निकालनी है बजट लाइन की। इक्वेशन ऑफ बजट लाइन क्या होती है जी? प्राइस ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू वाई इज इक्वल टू मनी इनकम। 3 पैरामीटर पी एक्स पी वाई मनी इनकम, ये आपको भरने पड़ेंगे। प्राइस ऑफ एक्स उसने खुद ही बता दिया 2 रुपीज है। भाई प्राइस रेशियो कितनी गिवन है क्वेश्चन के अंदर? आपको 4 गिवन है। प्राइस रेशियो पी एक्स अपॉन पी वाई आपको 4 गिवन है।
इसकी वैल्यू अगर 2 है तो प्राइस ऑफ वाई कितना हो जाएगा? हाफ। समझ में आ रहा? कुछ नहीं आ रहा? से समथिंग यारो। देखो आपके कैमरास बंद है, आई एम नॉट एबल टू सी यू, तो आप कुछ बोलते भी नहीं है, तो हाउ वुड आई कम टू नो कि आप लोगों को समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो प्राइस जो प्राइस ऑफ वाई कितना आ गया बेटा मेरे पास यहाँ से? हाफ। 1/2। अब रह गया मनी इनकम को कैलकुलेट करना। मनी इनकम के लिए आपने ये इंटरसेप्ट निकाले थे, ये इंटरसेप्ट क्या था? एम अपॉन पी एक्स था ना। अगर m अपॉन पी एक्स की वैल्यू 15 है, if m upon px is 15 and px is 2, तो what is the value of m? 30। ऐसे छोड़ दो, एलसीएम लेना एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एलसीएम लेके क्या बन जाएगा ये? 4x प्लस y is equals to 60। That's it। So this will become the equation of the budget। कोई डाउट यहां तक किसी को? क्लियर? अब आगे देखिए जी कहानी। प्लीज म्यूट करिए बेटा अपने आप को। देखिए, नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ टैक्सेस। ठीक है, टैक्स को समझते कहानी क्या है। कंसेप्ट ऑफ टैक्स। देखो जी, जैसे मैं आपसे यहाँ पे सवाल करूंगा बेटा टैक्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो 99.999% बच्चे जवाब देंगे सर दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स, एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। फिर मैं पूछूं डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? सर, when the liability to pay and the burden of that tax lies on the same person is said to be direct tax, for example income tax, and when the liability to pay the tax and the burden of that tax lies on a different person, that is said to be the indirect tax, for example in GST। तो ये मैक्रो लेवल पे थे, यहाँ पे इसका जिक्र मत करना पूरे सिलेबस में, ठीक है, माइक्रो में इसका जिक्र नहीं करेंगे। यहाँ पे टैक्सेस को अलग कैटेगरी में बनाया गया है। यहाँ पे हम 3 तरीके के टैक्स की बात करते हैं। फर्स्ट वन इज द क्वांटिटी टैक्स, सेकेंड वन इज द, हाँ जी, किसी ने वीडियोस देखी हो तो बताओ किसी का नाम। वैल्यू टैक्स, वैल्यू टैक्स। दूसरा नाम बताइए इसका। एड वैलोरम टैक्स। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया जी। एड वैलोरम टैक्स। तीसरा है जी लमसम टैक्स। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कंफ्यूजन कभी कभी हो जाएगी कि दिखने में एक जैसे ही है। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग विद द कंसेप्ट ऑफ टैक्स हमको एक अजम्पशन लेनी पड़ेगी यहाँ। सुनिए ध्यान से, एक अजम्पशन क्या है। सेमेस्टर 1 में ये बात हमने बहुत अच्छे सीखी थी मैन क्यू पढ़ते समय, थोड़ी बहुत जो भी आपने पढ़ी होगी, कि जब भी गवर्नमेंट टैक्स को इम्पोज करती है तो टैक्स का जो बर्डन होता है वो किसी एक जने के ऊपर नहीं आता, ना बायर पे ना सेलर पे। उसका जो बर्डन है वो डिवाइड हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये सबने याद है इतनी कहानी? हाँ जी, किसी एक के ऊपर बर्डन तो नहीं आता। बट यहां पर हम अज्यूम करके चलेंगे कि जितने भी रुपए का टैक्स लगाया जाएगा वो सारा का सारा जो बर्डन है वो कंज्यूमर के ऊपर आ रहा है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक, ना, नॉट एट ऑल। क्योंकि हमारे पास सप्लाई साइड की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वी आर नॉट हैविंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सप्लाई साइड। इसलिए बस हम अज्यूम करके चलेंगे कि गवर्नमेंट जितना भी टैक्स इंपोज करेगी उसका सारा का सारा बर्डन कंज्यूमर को बियर करना है, प्रोड्यूसर यहाँ बियर करने वाला नहीं है, ये अज्यूम किया जाए। ठीक है, सबसे पहले बेटा क्वांटिटी टैक्स की मैं बात करता हूँ, फटाफट से देखेंगे बहुत स्पीड में, क्योंकि ये कोई बहुत मुश्किल टॉपिक्स नहीं है, बहुत बेसिक टॉपिक्स है। देखिए क्वांटिटी टैक्स क्या होता है? इट इज बेसिकली पर यूनिट टैक्स। सुनिए ध्यान से, क्या है ये? पर यूनिट टैक्स। गवर्नमेंट ऐसे बोलती है, मान लो फॉर एग्जांपल ग्लासेस बिक रहे हैं, गवर्नमेंट कहती है जितने भी ग्लास आप बेचोगे
ये जितने भी ग्लासेस आप ट्रेड करोगे, जितने ग्लासेस आप परचेज करोगे, सब यूनिट्स के ऊपर हम पर यूनिट का टैक्स लगाएंगे। पर यूनिट मतलब फिक्स प्राइस। गवर्नमेंट ने कहा टैक्स इज imposed on good X at the rate of rupees T per unit। T रुपीस पर यूनिट का टैक्स लगाएंगे बिफोर टैक्स। अगर आपके बजट लाइन की इक्वेशन है पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इज इक्वल टू मनी इनकम एंड स्लोप इज माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई, सरकार ने कहा भाई जितने भी यूनिट्स आप एक्स के ट्रेड करोगे सबके ऊपर आपको टी रुपीस पर यूनिट का टैक्स लगेगा। इट इज जस्ट लाइक अ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स बाय रुपीस टी। तो योर न्यू बजट लाइन विल बी लाइक व्हाट, प्राइस ऑफ एक्स प्लस टी into the quantity of x plus price of y into y is equals to money income, and now the slope will become what, minus price of x plus t upon price of। समझ में आती है दोस्त कहानी? हाँ जी। डायग्राम पे अगर मैं इसको ले जाऊं, मान लीजिए मेरी पुरानी बजट लाइन है, इसके इंटरसेप्ट यहाँ कितना था m अपॉन में पी वाई, ये कितना था जी m अपॉन में पी एक्स। नाउ स्लोप बढ़ गई है कम हो गई है बताइए? स्लोप इंक्रीज हो गई है। वर्टिकल इंटरसेप्ट सेम है तो बजट लाइन बिकम्स रिलेटिवली स्टीपर एंड इसको बोलते हैं बजट लाइन क्या कर रही है, पाइवट कर रही है। पिवट कह दीजिए, पाइवट कह दो या स्विवल, एक ही बात होती है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रिवॉल्व हो रही है। जहां पे रिवॉल्व कैसे हो रही है, ये वर्टिकल इंटरसेप्ट है, ये तो सेम है। बजट लाइन वर्टिकल इंटरसेप्ट पे क्या हो रही है, रिवॉल्व। पेंडुलम होता है ना, ऐसे ऐसे घूमता है, तो ऐसे ही वर्टिकल इंटरसेप्ट को तो पकड़ के बैठी है, वहां से ऐसे क्या कर रही है, रिवॉल्व हो रही है। Budget line pivot या swivel along vertical intercept and becomes relatively steeper। Language समझ रहे? When there is a quantity tax on good X at the rate of rupees T per unit, budget line swivel, pivot along vertical intercept and becomes relatively steeper। Is it clear? इंटरसेप्ट कितना बनेगा जी मेरे पास, m अपॉन पी एक्स प्लस टी, और स्लोप पुराने वाले की स्लोप थी प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, ऑब्वियसली नेगेटिव तो है ही, और ये माइनस प्राइस ऑफ एक्स प्लस टी अपॉन प्राइस ऑफ। अब फर्क समझना, पहले दूसरा टैक्स बताता हूं फिर दोनों को कंपेयर करूंगा, तभी दोनों का डिफरेंस एक्चुअल में समझ में आएगा। ठीक है, पहले दोनों पढ़ लेते हैं। इट इज अ वेरी बेसिक टैक्स। एक तरीके से जितने रुपए का आपको पर यूनिट टैक्स लगाया जा रहा है, आपके लिए उस कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो गया। इट जस्ट लाइक इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड टैक्स। यहां पे अगर मैं दूसरा टैक्स इंट्रोड्यूस करता हूं, जिसे वैल्यू टैक्स बोलते हैं, या हम इसे एड वैलोरम टैक्स के नाम से भी जानते हैं। अब सुधा ध्यान से प्लीज, ये जो टैक्स है ना, ये परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे जीएसटी लगता है, परसेंटेज लगता है, 10% लगा दिया, 15, किसी आइटम पे 5% है, किसी पे 8% है, किसी 12% है, किसी पे 18% है, लग्जरी आइटम पे 28% है, अलग अलग परसेंटेज है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ताओ, ग्रीक है ताओ, ठीक है, ताओ नहीं ताओ, ठीक है, हरियाणा में ताओ नहीं है, ताओ, ठीक है, जैसे मर्जी बोल दो, ग्रीक लेटर है। मान लीजिए हमारे पास बजट लाइन थी पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इज इक्वल टू मनी इनकम। गवर्नमेंट imposes ad valorem tax on good X at the rate of tau, or at the rate of 10% कह दीजिए। ठीक है, ताओ इज बेसिकली परसेंटेज। यहाँ पे ताओ की वैल्यू 0.1 हो गई जी। ताओ की वैल्यू क्या हो गई जी, 0.1।
मीनिंग समझना दोस्त बड़े ध्यान से। आपने बर्गर खरीदे, एक्स एक बर्गर था, आपने 5 बर्गर्स परचेज करे। बर्गर्स, एक बर्गर 100 रुपए का था, बिल बना आपका 500 रुपये। उसने कहा ऐड कर दिया, हमने क्या ऐड किया, एड वलोरम टैक्स। कितना परसेंट, एट द रेट ऑफ 10%। तो जो बिल की वैल्यू है, एक्सपेंडिचर जितना है, विच इज 500 रुपीज, तो 500 का 10% दैट कम्स टू 50 रुपीज। ऐसे तो जीएसटी ऐड होता है, टोटल कम्स टू 550। समझे? जो ऊपर वाला था क्वांटिटी टैक्स, उसको प्राइस से मतलब ही नहीं था कि प्राइस कितने का था, उसको क्वांटिटी से मतलब था। उसने बोला भैया ₹T पर यूनिट टैक्स लगा। अब एग्जाम्पल समझना ध्यान से, एग्जाम्पल में जो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आप मैकडी गए, कहता हाँ जी मैकडी गया, वहां अलग अलग प्राइसिंग के बर्गर्स हैं, ठीक है। एक मान लीजिए बेसिक है मैकालू टिक्की, फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज का है। फिर हमने बोला मैक वेजी है, फॉर एग्जाम्पल 80 रुपीज का है। हमने कहा भैया एक पनीर वाला बर्गर है, 200 रुपीज का है। लड़ सपोज ये 3 बर्गर, अलग अलग प्राइसिंग है। गवर्नमेंट ने कहा भैया सारे बर्गर के ऊपर 10 रुपए का क्वांटिटी टैक्स लीजिए। सारे बर्गर के ऊपर क्या करिए, 10 रुपए का क्वांटिटी टैक्स लीजिए। तो इसकी वैल्यू 10 रुपए हो गई। अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो बर्गर का प्राइस कितना है। 50 वाले बर्गर में भी 10 रुपए जुड़ेगा, 80 वाले में भी 10 रुपए जुड़ेगा, और 200 वाले में भी 10 रुपए जुड़ेगा। भाड़ में जाए प्राइस की वैल्यू। तो क्वांटिटी टैक्स कितना लगेगा गवर्नमेंट डिसाइड करेगी इंडिविजुअली, कमोडिटी के प्राइस पर डिपेंडेंट नहीं होता। ओके। एड वैलोरम टैक्स क्या है, सरकार ने बोला भैया 10% का टैक्स लगाओ। तो यहां पे पर यूनिट के देखा जाए तो यहां पे टैक्स कितना लगेगा, 5 रुपए, यहां लगेगा 8 रुपए, यहां लगेगा 20 रुपए एक बर्गर पे। तो वैल्यू, उस बर्गर की वैल्यू कितनी है, प्राइस कितना है, उस पर डिपेंडेंट है, इसलिए नाम है वैल्यू टैक्स। समझ रहे आप मेरी बात? हाँ जी। यस सर। तो Yes. इक्वेशन अगर आफ्टर टैक्स में यहाँ पे बजट लाइन की इक्वेशन देखना चाहूं, तो भैया आप एक्स पे कितना खर्चा कर रहे हो, भाई जितना एक्सपेंडिचर करते हो पी एक्स इंटू एक्स, जैसे ये 500 रुपये हो गया, प्लस सम परसेंटेज ऑफ दिस एक्सपेंडिचर। व्हाट परसेंटेज, ताऊ परसेंटेज ऑफ पी एक्स इंटू एक्स। भाई ये कितना हो गया 500, ये कितना हो गया 500 का 10%, तो ताऊ की वैल्यू 0.1 और 500 प्लस वाई पर एक्सपेंडिचर, पी वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 1। समझ पाए दोस्त कहानी को? यहां से हमने पी एक्स और एक्स को बाहर निकाल दिया, 1 प्लस ताऊ प्लस पी वाई वाई इज इक्वल टू मनी इनकम। तो पुरानी स्लोप मेरे पास कितनी थी, पी एक्स अपॉन पी वाई विद नेगेटिव साइन, और यहाँ पे जो स्लोप हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, -1 प्लस ताऊ पी एक्स अपॉन में। यही फर्क हमारे को बजट लाइन के इंटरसेप्ट में दिख जाए, होना वही है। बजट लाइन की स्लोप बढ़ रही है, बजट लाइन बिकम्स रिलेटिवली स्टीपर विद द सेम इंटरसेप्ट ऑन द वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस के इंटरसेप्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई, इसकी स्लोप होगी -1 प्लस ताऊ पी एक्स अपॉन पी वाई, बट इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या आया था, एम अपॉन में पी एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा जी, एम अपॉन में 1 प्लस ताऊ इंटू में पी एक्स। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे मेरी बात को? यस सर। तो एक लग रहा है Yes. क्वांटिटी पे, पर क्वांटिटी जितने यूनिट्स खरीदोगे 10 रुपए फ्लैट, 20 फ्लैट, उसकी प्राइसिंग कितनी थी, उसकी वैल्यू कितनी थी, वो मैटर नहीं करता।
वो था क्वांटिटी टैक्स। दूसरा था जी हमारे पास एड वैलोरेंट टैक्स और यू कैन से वैल्यू टैक्स। उस पे ऊपर जितना आप खर्चा कर रहे हो, वैल्यू, उस कमोडिटी की वैल्यू कितनी है, उसका एक स्पेसिफिक परसेंटेज आप टैक्स पे कर रहे हो, राइट। दोनों ही एक तरीके से कंज्यूमर की परचेजिंग पावर को डिक्रीज करते हैं। और तीसरा टैक्स जो मेरे पास यहां लगा हुआ है, दैट इज अ लमसम टैक्स रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। इट इज एग्जाम्पल ऑफ इनकम टैक्स। यहां से कंज्यूमर से आपसे कुछ मनी इनकम वापस ली जा रही है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। तो प्राइस एक्स इंटू क्वांटिटी एक्स प्राइस वाई इंटू क्वांटिटी ऑफ वाई मनी इनकम। हाँ, अगर गवर्नमेंट आपके ऊपर एक लमसम टैक्स लगा रही है, भाड़ में जाए एक्स और वाई, ये किसी गुड के ऊपर नहीं लग रही, इट इज टैक्स ऑन इनकम ऑफ कंज्यूमर। ये कंज्यूमर की इनकम के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, किसी गुड के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे आपकी इनकम को डिक्रीज किया जाता है, आपकी इनकम में से एक अमाउंट लेस किया जा रहा है, ₹T लेस किए जा रहे हैं। तो स्लोप में तो कोई चेंज नहीं आएगा, स्लोप पहले भी पी एक्स अपॉन पी वाई था, स्लोप अब भी पी एक्स अपॉन पी वाई है। टेक्निकली देखा जाए तो इट इज जस्ट लाइक अ डिक्रीज इन द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। हाँ जी, इट इज जस्ट लाइक डिक्रीज इन द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो दे विल बी अ लेफ्टवर्ड पैरेलल शिफ्ट इन द बजट लाइन। स्लोप पी एक्स अपॉन पी वाई है, चेंज होगी नहीं, बस इंटरसेप्ट पहले था m अपॉन में पी एक्स, m अपॉन पी वाई, और अब जो इंटरसेप्ट बनेंगे दैट विल बी m माइनस टी अपॉन पी एक्स, m माइनस टी अपॉन पी वाई। तो इतना ही सिर्फ फर्क पड़ेगा, बजट लाइन में लेफ्टवर्ड पैरेलल शिफ्ट आ जाएगा, जस्ट लाइक अ डिक्रीज इन दी मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एग्जाम में मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आया है, सुनना, एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, बड़े ध्यान से। ऐसा हो पॉसिबिलिटी है इन दो टैक्सेस के अंदर, क्वांटिटी टैक्स और वैल्यू टैक्स में, जिस भी कमोडिटी के ऊपर टैक्स लगेगा, चाहे वो क्वांटिटी टैक्स लगे चाहे उस पर एड वैलोरम टैक्स लगे, कंज्यूमर हो सकता है उसकी डिमांड को डिक्रीज कर देगा और दूसरे गुड की डिमांड को बढ़ा देगा, बिकॉज एक तरीके से प्राइस इंक्रीज कर जाता है एक्स का, अगर उस पर टैक्स लग रहा है तो कंज्यूमर कैन स्विच हिज डिमांड फ्रॉम वन गुड टू अनदर। लेकिन एक टैक्स ऐसा है जो कंज्यूमर की प्रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, कंज्यूमर की प्रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। सपोज करिए आपके पास भी 1,000 रुपए है, मेरे पास भी 1,000 रुपए है, आप भी एक्स और वाई परचेज करते हो, मैं भी एक्स और वाई परचेज करता हूँ। गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, क्वांटिटी टैक्स लगाया या एड वैलोरम टैक्स लगाया, मतलब फर्स्ट टू में से कोई भी टैक्स लगाया, आप बड़े परेशान हो, मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ। आपसे पूछो मैं परेशान क्यों, मैं कहता है एक्स खरीदती हूँ, एक्स को महंगा कर दिया इन्होंने यार। मुझ पर ऐसा कहते एक्स को महंगा कर दिया, मैं कहा, कहते आपको दुखी क्यों नहीं हो, मैं कहा मैं खरीद ही रहा, मैं डिमांड छोड़ दी उसकी। तो माई डिमांड वॉज हाईली इलास्टिक फॉर एक्स, मेरी एक्स की डिमांड बहुत प्राइस इलास्टिक थी, तो प्राइस उसका इंक्रीज हुआ, मैंने डिमांड स्विच कर दी। और आपकी जो डिमांड है वो रिलेटिवली इन इलास्टिक थी, तो प्राइस इंक्रीज भी हुआ, तो आप बहुत जल्द स्विच नहीं कर पाए। तो क्वांटिटी टैक्स और एड वैलोरम टैक्स ऐसे दो टैक्सेस है, कंज्यूमर पर कितना असर डालेंगे, इट डिपेंड्स ऑन द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। बिहेवियर से मेरा मतलब यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी से है। अगर आपकी डिमांड हाईली इलास्टिक है प्राइस के कंटेक्स में, तो आप स्विच कर जाएंगे और आपके ऊपर कोई ज्यादा बर्डन आएगा नहीं टैक्स का। अगर डिमांड इन इलास्टिक है तो आप स्विच नहीं कर पाएंगे उस गुड से, तो आपको बर्डन बियर करना पड़ेगा। लेकिन ये एक इकलौता ऐसा टैक्स है, भाड़ में जाए कंज्यूमर का बिहेवियर, भाड़ में जाए इलास्टिसिटी, टैक्स लगेगा तो लगेगा। आप एक्स खरीदो मत खरीदो, वाई खरीदो मत खरीदो, आपकी इनकम को ही डिक्रीज किया जाएगा। तो कभी कभार ये एक बार आया था एक एंट्रेंस में क्वेश्चन, मुझे याद नहीं, बहुत पुराना सवाल है, उसने ये मेंशन नहीं किया था कि विच टाइप ऑफ टैक्स इज गवर्नमेंट इज बेसिकली imposing ऑन द कंज्यूमर। व्हाट दे राइट इन द एग्जामिनेशन दैट गवर्नमेंट ने एक ऐसा टैक्स इंपोज किया है रिगार्डलेस ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, जो इंडिविजुअल बिहेवियर पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ऐसा कौन सा टैक्स है? ऑब्वियसली लमसम टैक्स है। तो यहाँ पे यूज जो होना था वो क्या होना था कि स्लोप नहीं बदलती इसकी, स्लोप सेम रहती। समझ रहे, स्लोप क्या रहती, सेम। याद आएगी इतनी बात?
से समथिंग यार, बोलते ही नहीं हो यार आप लोग, अकेले में बोले यार। Yes, Yes, sir. sir. Yes, भाई sir. कैमराज ओपन कर लो प्लीज, इतनी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। कैमरा ओपन कर सकते हैं आप लोग, इतने तो फैमिलियर हो यार आप लोग मुझसे। ओपन वेब कैम्स प्लीज। वैष्णवी, आशी, प्रेरणा, सायना, मुकुल, दीक्षा, दिशिता, ओपन वेब कैम्स प्लीज। कॉलेज नहीं जाते आप लोग? जाते हैं ना कॉलेज, वहां पे लोग देखते नहीं आपको? ये ऐसे ऐसे जाते हैं ऐसे करके, हैं जी? क्या कर रहे हो यार? चलिए जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक कंसेप्ट सिखाता हूं मैं आपको, द कंसेप्ट ऑफ न्यूमरेयर। न्यूमरेयर को देखो, बजट लाइन को पढ़ते समय हम एक अजम्पशन लेके चलते हैं दैट कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग टू गुड्स। हमेशा कहते हैं ना, कंज्यूमर टू गुड्स एक्स और वाई। यार जीवन दो ही चीजों पे पूरा हो सकता है क्या? मतलब दो ही चीज बस, एक एक्स वाई। कहता एक बर्गर ले ले, एक पेप्सी ले ले। पर कपड़े चाहिए भाई, जूते चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, मैगी भी खानी है। मतलब दो जिंदगी, दो चीजों पे कैसे? मतलब जो सबसे कम कमोडिटीज यूज करते हैं, लाइक रामदेव बाबा हो गए, या अन्ना हजारे जी हो गए, या और कोई भक्त साधु संत है जो बहुत कम कमोडिटीज कंज्यूम करते हैं, वो भी दो से ज्यादा करते होंगे यार। पानी वो भी चाहिए होगा उन्हें, फूड उनको भी चाहिए होगा, दो हो गए। कहते कपड़े, क्लोथिंग में तो चाहिए, कुछ तो चाहिए होगा। नहाने के लिए बाथिंग सोप चाहिए होगी, कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा यार। हाउ कैन अ पर्सन सर्वाइव हिज लाइफ ऑन टू गुड्स ओनली, है ना? तो ये तो बड़ी अनरियलिस्टिक अजम्पशन है। कहता हाँ बात तो सही है। तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, आज से इस अजम्पशन को त्याग देते हैं। कंज्यूमर को हमने बोला तो खुल के जिंदगी जी, तो जितना सामान खरीदना उतना खरीद, गुड एक्स वाई जेड ए बी सी जितने मर्जी। बच्चा टेंशन में, कहते सर देखो दो गुड है तो दो एक्सिस है, तीन गुड होंगे तो थ्री डी आ जाएगा। एक बार 12th क्लास में आया था, अभी तक नहीं झेल रहा हूँ। ठीक है। और आप कह रहे हो कि चार गुड, पांच गुड, छह गुड। कहते मूवी तो सुनिए सर, 5D 60 7D। दो ही चीज आती है 60 7D, एक मूवीज आती है और एक गाड़ियों के फुटमेट आते हैं। और तो कुछ 7D आता नहीं है हिंदुस्तान में। ठीक है। नहीं, यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट उसने इंट्रोड्यूस लगाया यहाँ पे, और उससे डिफाइन कर दिया। डिफाइन कैसे किया, समझ ध्यान से। हमने कहा कंज्यूमर भाई तो लिस्ट बना के दे दे, तुझे क्या क्या खरीदना है। कहता है जी एक पेप्सी खरीदनी है, मैंने कहा ओके। एक बर्गर खरीदना है, मैंने कहा ओके। कहते हैं वॉच खरीदनी है, मैं कहा ओके। कपड़े खरीदने हैं, मैंने कहा ओके। कहते हैं शूज खरीदने हैं, मैंने कहा ओके। गाड़ी खरीदनी है, मैं ओके। सारा उसने लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी। जैसे तुम्हारे रिश्तेदार कोई अब्रॉड जाता है तो कहते हैं भाई ये सामान ला देना। हम स्पेसिफिकली जो मैरिड वुमेन होती है उसका ब्रदर अगर अब्रॉड चला जाए तो लिस्ट ऐसी आती है, या मामा जी टाइप्स को चले जाए तो लिस्ट है ना ऐसी आती होती। तो हमने कहा भाई एक बात बता देख, कि तूने इतने सारे सामान हमको लिख के दे दिया। कहता हमारा तो प्राइस सबको पता है। कहता हाँ सबके प्राइस पता है। सबका प्राइस सेम तो नहीं हो सकता, सबका प्राइस अलग अलग होगा। ये इन रुपीज मेंशन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कहता है इसका प्राइस 10 रुपए है, इसका प्राइस 50 रुपए है, इसका प्राइस 5,000 रुपए है, इसका प्राइस सरोजनी से खरीद रहा है बेचारा 2,000 रुपए है। ये पालिका बाजार से लिया आएगा 500 रुपए में, गाड़ी सेकंड हैंड ले लेगा 10,000। 10,000 तो खैर क्या 1,00,000 रुपए की मान लेते हैं। ऐसे सबका अलग 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 प्राइस है। इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट है सिट्रस पैराबस। वो कहता है हम एक टाइम पर एक गुड की स्टडी करेंगे कि उसके प्राइस में चेंज आया, आपकी डिमांड में क्या चेंज है, आपके बिहेवियर में क्या चेंज है। तो हमने जिस कमोडिटी की स्टडी करनी है उसको अलग कर लो, और बाकी सबको अलग कर लो जी। हमने कहा जी हम स्टडी करना चाहते हैं पेप्सी की। कहता ओके। तो मैंने कहा भैया पेप्सी हो गया गुड एक्स, और ये सारे हो गए अदर्स। अच्छा मैं यहाँ पे नाम बदल रहा हूँ, मैं एक्चुअली सिखा रहा था आपको कुछ और, बीच में कुछ और आ गया। तो एक बार कॉम्पोजिट गुड मैं सिखाना चाह रहा हूँ, पहले कॉम्पोजिट सिखाऊंगा, बाद में न्यूमरेटर। एक बार कॉम्पोजिट सिखाते हैं, ठीक है। तो
गुड एक्स को अलग कर दिया जिसकी आप स्टडी करना चाहते हो और बाकी सारे गुड्स को अलग कर दिए। कहते ठीक है। मैं कहा भाई पैसे कितने तेरे पास? कहता जी मेरे पास है 2 लाख रुपीस। ठीक है, ध्यान सुनिएगा प्लीज। मैंने कहा भाई इस 2 लाख रुपए से हम क्या कर रहे हैं? हमने यहां दिखाया यूनिट्स ऑफ गुड एक्स और यहां हमने दिखा दिया एक्सपेंडिचर ऑन अदर्स। दोस्त सुन लेना बड़े ध्यान से, रिपीट नहीं करूंगा। यहाँ पे रुपीज में नहीं है, ये क्वांटिटी ऑफ पेप्सी है। 1 पेप्सी, 2 पेप्सी, 3 पेप्सी, 4 पेप्सी, कितने यूनिट्स पेप्सी के आएंगे? तो हेयर वी आर मेजरिंग द यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एंड ऑन द वर्टिकल एक्सिस वी आर मेजरिंग करेंसी, एक्सपेंडिचर ऑन अदर्स। दोनों के यूनिट्स अलग है। समझ रहे हो आप मेरी बात? मैक्सिमम से मैक्सिमम सारा पैसा अगर पेप्सी पे खर्च कर दो, कितनी पेप्सी खरीद पाओगे? 20,000 यूनिट्स। हाँ जी, max to max you can purchase 20,000 units, m upon में px, this is m upon में px is 10। और उस समय आप दूसरों पे खर्चा कितना करोगे? एक्सपेंडिचर 2 लाख रुपए में से 2 लाख क्या खर्च करते, बचा क्या? 0। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन। एंड इफ यू आर नॉट गोइंग टू कंज्यूम एनीथिंग, इफ यू आर नॉट गोइंग टू कंज्यूम एनीथिंग अगर आप पेप्सी का एक भी यूनिट नहीं खरीद रहे तो सारा पैसा कहाँ खर्च कर रहे होंगे? इन सब के ऊपर, यहीं पर भी खर्च कर सकते हो। तो इफ यू आर नॉट कंज्यूमिंग अ सिंगल यूनिट ऑफ एक्स देन एक्सपेंडिचर ऑन अदर्स विल बी 2 lakhs, राइट? तो इन दोनों को हमने ज्वाइन किया तो इस पे सारे कॉम्बिनेशंस लग गए मेरे पास। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आप सोच के बताना बड़े ध्यान से। अगर मान लीजिए आपने कहा जी मैं एक्स के यानी पेप्सी के 5,000 यूनिट्स कंज्यूम करती हूं, तो एक्सपेंडिचर ऑन अदर्स कितना होगा बताएगा कोई? भाई 5,000 इंटू 10, 50,000 रुपये तो आपने पेप्सी पे खर्च कर दिए, बचे कितने? 1.5 लाख रुपए। वो 2 लाख में से 50,000 यहाँ चले, कितने रह गया? 1,50,000 रह गया ना बेटा। तो 1,50,000 रुपीज यू आर गोइंग टू स्पेंड ऑन अदर गुड्स। ये बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? पेप्सी। यहाँ पे क्या दिख रहा है? कौन सा गुड के ऊपर खर्चा हो रहा है? ये पेप्सी को छोड़ के बहुत सारी चीजें, काउंटलेस चीजें है ये। बोलो हाँ या ना? पेप्सी को छोड़ के बेटा क्या है ये? काउंटलेस चीजें। तो वर्टिकल एक्सिस पे हमने किसी एक गुड को ही दिखाया, वर्टिकल एक्सिस पे हमने ग्रुप ऑफ गुड्स को दिखाया। क्या दिखाया? ग्रुप है गुड्स का, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट गुड। तो वी मेजर्ड कॉम्पोजिट गुड ऑन द वर्टिकल एक्सिस, वी मेजर्ड कॉम्पोजिट गुड ऑन द वर्टिकल एक्सिस। कोई डाउट यहां तक किस चीज का? निष्ठा जी सवाल कर सकते हैं। सर एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी है और वाई पे एक्सपेंडिचर है। एग्जैक्टली ये है 5,000 यूनिट्स ऑफ पेप्सी और ये है रुपीज 1.5 लाख। तो ये एक्सपेंडिचर है INR में, ये यूनिट्स ऑफ पेप्सी। Also, sir, can you show the last page once? ये श्योर। Okay, sir. कोई डाउट जी यहां तक किसी को प्लीज पूछ सकता है, डाउट हो तो? यहां तक किसी को डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछ सकता है। कोई डाउट नहीं? गाने जी। सर इससे पहले आपने हेडिंग क्या लिखी थी? वो एन से कॉम्पोजिट से पहले। न्यूमरेयर, न्यूमरेयर अभी आएगा, आएगा थोड़ी देर में, अभी आ। कॉम्पोजिट गुड तक की कहानी सबको समझ में आ गई जी? तो कॉम्पोजिट गुड क्या है? यहाँ पे हमने एक अजम्पशन को रिलैक्स दे दिया। क्या अजम्पशन थी हमारे पास? कि वी आर गोइंग टू परचेज ओनली 2 गुड्स एक्स एंड वाई। यहाँ पे आप n नंबर ऑफ गुड्स को कंज्यूम कर सकते हैं। जिस गुड को आप स्टडी में डालना चाहते हो, जिसके प्राइस की स्टडी आप करना चाहते हैं, उसको अलग कर दीजिए और बाकी सबको एक ग्रुप बना के अलग से आप फेंक दीजिए, बंडल बना के। और उस बंडल को हम क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट गुड बोलते हैं। तो आपको ये नहीं पता
कि हम गाड़ी पे कितना खर्च कर रहे हैं, शूज पे कितना कर रहे हैं, क्लोथ नहीं पता इंडिविजुअल। इन सब पेप्सी के अलावा मिला के हम इतना खर्च कर रहे हैं, ये हम इन पे कैसे। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? अच्छा, जिससे पूछूं वही जवाब दीजिएगा, ठीक है? बीच में प्लीज इंटरप्ट मत करिएगा, ये रिक्वेस्ट है, प्लीज बीच में इंटरप्ट मत करिएगा। हमने कहा भैया यहाँ पे गुडेक्स है, यहाँ पे लिखा एक्सपेंडिचर ऑन अदर्स, ठीक है? हमने कहा पॉइंट है ये ए, you are consuming, listen to me please, you are consuming X bar units of X and spending M bar money income on others out of total income M, ठीक है? At point A, consumer is consuming X bar units of good X and spending M bar money income out of M on other goods and services, right? कोई दिक्कत? What is the price of X? कार्तिक जी, म्यूट योरसेल्फ प्लीज। What is the price of X? सोच के जवाब दीजिएगा प्लीज। What is the price of X? And the question goes to वैष्णवी। वैष्णवी जी, कॉलेज कौन सा है आपका? गार्गी कॉलेज। गार्गी कॉलेज। मैम आप बताइए जी। एक सेकंड सोचती हूँ थोड़ा। ये सोचने का सवाल ही नहीं है, बहुत बेसिक है। मुकुल कुमार, कॉलेज कौन सा डार्लिंग? सर हंसराज। जवाब बताइए जी। नहीं What is the- पता सर। इतना बेसिक क्वेश्चन है यार, इतना बेसिक, मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मनमीत कौर, आप लोग दिमाग का सर इस्तेमाल क्यों नहीं करते यार? हाँ जी मनमीत जी। सर 1 है इसका आंसर। वन? वन तो नहीं है यार। अच्छा, एक बात सुनिए बड़े ध्यान से, लुक एट द स्क्रीन एवरीबॉडी। ये क्वेश्चन था, उसके ऊपर वाला जस्ट। हमने यहाँ पे कहा कि भैया उसकी 2 लाख रुपए की इनकम है, वो 2 लाख के 2 लाख कहीं और खर्च करेगा अगर वो एक भी यूनिट पेप्सी का नहीं खरीद रहा। कहते ठीक है। अगर वो 5,000 यूनिट्स पेप्सी की खरीदेगा तो वो 1.5 लाख रुपए कहीं और खर्च करेगा। बोलो हाँ या ना, यस और नो? तो अगर वो 5,000 यूनिट्स पेप्सी की खरीद रहा है तो 2 लाख में से 1.5 लाख कहीं और खर्च कर रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? इट इज एक्सपेंडिचर ऑन पेप्सी। टोटल इनकम 2 लाख। एट पॉइंट ए यू आर सेइंग आप 5,000 यूनिट्स पेप्सी की खरीद रहे हो और 1,50,000 दूसरों पे खर्च कर रहे हो। तो ये जो डिस्टेंस जितना नीचे आप आए ये क्या हो गया? दिस इज नथिंग बट द एक्सपेंडिचर ऑन एक्स। यस और नो? ये तो था 50,000 और डिवाइड बाई 10 रुपए प्राइस था, तो ये तो 5,000 ही आया था, नहीं आया था? तो यहां पे एट पॉइंट ए व्हाट इज द एक्सपेंडिचर ऑन एक्स? M माइनस M बार इज द एक्सपेंडिचर ऑन एक्स। कितने रुपए खर्च करे आपने? M माइनस M बार। और इसमें कितने यूनिट्स खरीदे? X बार। तो when the expenditure divided by the units, you'll get the per unit price or not? समझे? भाई जितना आप खर्चा कर रहे हो गुड एक्स पे, कितना खर्चा किया जी? इतना। टोटल इनकम कितनी है? M। दूसरों पे कितनी खर्च कर दी? M बार। बचा कितना? ये कहाँ गया? X पे खर्च किया। कितने यूनिट्स आए? X बार आए। तो एक यूनिट का प्राइस कितना है? एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय द क्वांटिटी परचेज। तो दिस विल बिकम द प्राइस पर यूनिट ऑफ X। इसमें
कोई रॉकेट साइंस लगानी थी? ध्यान ही नहीं है, पढ़ते नहीं हो यार तुम लोग, कितनी बेसिक चीज है। बेटा देखो, जो लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं अलग बात है, जो स्टार्ट आज उन्होंने स्टार्ट किया है, एक बार बताऊं, सिर्फ एक छोटा सा डायग्राम की झलक दिखाना चाहता हूं मैं आपको। मतलब मैं डिफिकल्टी लेवल अगर दिखाना चाहूं तो बहुत कुछ है मेरे पास दिखाने को। ये आपको स्क्रीन पे जो इस समय दिख रहा है ना, इट इज अ इंडिफरेंस कर्व है ये इंडिफरेंस कर्व है जो तुमने ऐसे पढ़ा था ना, ये उसका बाप है, ये कई जनरेशन ऊपर। बस मैं नहीं अभी डिफिकल्टी, देखो मेरे को ये शो ऑफ नहीं करना कि मुझे कितना आता है, मुझे जरूरत नहीं है बताने की, यूनिवर्सिटी जानती है, ठीक है। लेकिन दोस्त, आप लोग पढ़ते नहीं है, दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम, इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत पहले एडमिशन ले लिया था लेकिन पढ़ना नहीं स्टार्ट किया था। आपको ऐसा लगता है हम पीएमजी को फीस देंगे और इकोनॉमिक्स हमारे अंदर आ जाएगी। ऐसा कोई मैजिक नहीं है भाई मेरे पास, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। दिल्ली में आ चुके हो सारे लोग भाई, गांव से आगे दिल्ली में सब लोग अपने अपने, अरे बोल लो। सुनता नहीं है, बहरे हो, गूंगे हो, क्या दिक्कत, क्या हो तुम? अरे बता दो भैया, नो तुम हो? सर। अच्छा तुम हो, एग्जिस्ट करते हो। कैमरा कहाँ है? जैसिका जी कैमरा ओपन करिए प्लीज। उर्वशी, साइना, राघव, तरन जी, नहाए नहीं क्या आज? शर्म आ रही है कैमरा ओपन करने में? कोई बात नहीं बेटा, एग्जाम आना तो मैं भी कैमरा बंद करके डाउट बताऊंगा, तुम्हें टेंशन ना लो। तब पूछूंगा कैमरा कहाँ है। मम्मी, मम्मी का पल्लू वल्लू ले लो, दुपट्टा उपट्टा ले लो, कोई साड़ी वाड़ी ले लो, शर्म आ रही है तो तब कर लो कैमरा ओपन। कॉलेज नहीं जाते हैं भाई? कॉलेज नहीं जाते आप लोग? जाते हो? वहां वहां कैसे जाते हो? पता ही नहीं यार कौन सी जनरेशन है। वैसे सारा दिन फोटो खींच खींच के इंस्टाग्राम पे दे फोटो, दे इंस्टाग्राम, दे फोटो, दे इंस्टाग्राम। साला यहाँ कह के मर जाओ, कैमरा ओपन कर ले तो नहीं करते। तो वैसे कैमरे का लेंस तोड़े जाओ सारा दिन फोटो खींच खींच के। चलो जी, एनीवेज, निष्ठा जी सवाल कर सकते हैं। सर इस इक्वेशन को अगर हम बजट लाइन की इक्वेशन में डाल के सोचे अब रादर अब देन अब की बजट लाइन की इक्वेशन काम नहीं करेगी ना, बिकॉज वहां पे पी वाई इंटू वाई कोई चीज नहीं है। नहीं, y की जगह मैंने बस कर लिया कि जो बाकी की सारी गुड्स है उनको m बार कंसिडर कर लिया, तो उधर शिफ्ट एम करते बार गए एम m बार माइनस एम m बार बार अपॉन। नहीं नहीं नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, आप एम बार कैसे कंसीडर कर सकते हो उसे? हाउ? एम बार इज नॉट कांस्टेंट। वो जो एक्सपेंडिचर है, लेट से अगर हम और ज्यादा गुड्स लेकर चल रहे तो वो सबका समेशन ही तो हुआ। एक मिनट सुनिए, आपने कहा पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इज इक्वल टू मनी इनकम। जब पुरानी बजट लाइन थी, दो गुण वाला था, आप ऊपर नीचे कहीं मूव करते थे तो ये वाली वैल्यूज चेंज होती रहती थी, राइट? लेकिन अब आपने कहा पी एक्स इंटू एक्स प्लस एक्सपेंडिचर ऑन वाई इज इक्वल टू मनी इनकम। आज ये पूरा ही चेंज होगा ना। हाउ कैन यू से इट इज एम बार? अगर आप ए पॉइंट से, आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आगे बेटा, मान लो एक्स वन बार हो गया, तो इट इज नो मोर एम बार। ये सारे पॉइंट्स पे अलग अलग हो गए ना एक्सपेंडिचर, आप इसको सब पे कांस्टेंट एम बार कैसे लगा सकते हो? ओके, लेकिन अगर हम उसी पॉइंट के लिए लेकर चले जो हम एक पॉइंट, आप एक पॉइंट की पे इक्वेशन नहीं डिस्क्राइब कर सकते ना। ओके सर। इक्वेशन तो पूरी लाइन की होगी ना, एक पॉइंट की इक्वेशन होगी। ओके। समझी बेटा? समझे नहीं समझे आप मेरी बात? कोई डाउट जी यहां तक? मूव करें आगे। अच्छा एक बार मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ, आपसे कुछ बात करनी।